हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल टू सपोर्ट टू बायोलॉजी क्लासेस। ओके, तो अब हम आपको बताते चलें कि आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो हमारे प्रिपेयर्ड नोट्स से हमने बनाई है और जो कि आपके आने वाले जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो और एक बात और कहें आपको कि जितने भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे उसमें जितने भी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो श्योर होकर आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे नोट्स प्रिपेयर कीजिए और इसके बाद आपको एश्योर दैट किसी भी बुक से फोटोसिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में आज हमने वीडियो बनाया है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि प्रकाश के जो उपस्थिति है उसमें प्लांट्स जो हैं अपना फूड बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे कि मैंने डिफरेंट मेंशन किया है फोटोसिंथेसिस में, फोटो का मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मीन्स टू पुट टुगेदर। तो लाइट की फॉर्म से या लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है कि कुछ बनाता है, इकट्ठा करके कुछ बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड फॉर्मेशन होता है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसमें आगे होता क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा CO2 और वाटर का यूज़ करके, पॉइंट ध्यान रखना, CO2 और वाटर का यूज़ होता है। फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पॉइंट टू बी नोट। ओके, CO2 और वाटर का यूज़ होता है। इसके बाद यह प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। प्रेजेंस याद रखें और यूज़ याद रखें। यूज़ होता है CO2 का और वाटर का, प्रेजेंस रहती है सनलाइट की और क्लोरोफिल की। चलिए आगे, ये प्रोसेस हमारा हो गया कि ग्रीन प्लांट्स में CO2 और वाटर का यूज़ होता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, जिसकी हेल्प से पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदलती है। पॉइंट याद रखना, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। जो सन से लाइट आती है वो लाइट केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी यहाँ पर ग्लूकोज को कहा गया है, C6H12O6। तो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कौन सी रिएक्शन बदलती है? तो वो है फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नॉन एज कार्बन एसिमिलेशन। तो फोटोसिंथेसिस को कार्बन एसिमिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस में कार्बन का एसिमिलेशन हो जाता है, यानी कि जो कार्बन है वो यूज़ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान रखना, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल H2O। जैसा कि हमने आपको कहा था सनलाइट और क्लोरोफिल ये प्रेजेंस में रहते हैं। बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और साथ ही साथ वाटर भी निकल जाता है। तो पॉइंट आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, पेपर में पूछ लेता है कि इनऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना CO2 की तरफ का पार्ट इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पार्ट है ग्लूकोज। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक होता है तो CO2 को एज ए इनऑर्गेनिक यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद है नेक्स्ट,
फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसे उपचयन अपचयन क्रिया भी या प्रक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब है इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और इसी रिएक्शन में रिडक्शन होता है। देखिए कैसे, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन गैस बनाता है। पॉइंट याद रखना, ऑक्सीजन का यूज़ वाटर से होता है और CO2 का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी ग्लूकोज बनता है। वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन बनेगी। CO2 का रिडक्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। पॉइंट अच्छे से आपको याद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए 12 NADPH की ज़रूरत होती है और 18 ATP की ज़रूरत होती है। पॉइंट याद रखना, NADPH के 12 मॉलिक्यूल चाहिए और 18 मॉलिक्यूल किसके चाहिए? ATP के चाहिए। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 12 NADPH और 18 ATP, तो अलग अलग पूछ लेगा। फोटोसिंथेसिस में कितने ATP यूज़ होते हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में कितने NADPH यूज़ होते हैं? तो 12। तो ऐसे आप पॉइंट्स याद रखेंगे। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर मीन्स वो पावर जो कार्बन का एसिमिलेशन कराती है, जो कार्बन का यूज़ कराती है। तो एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में हो जाता है। एसिमिलेटरी पावर कौन कौन सी होती हैं? CO2 होती है और NADPH होती है। याद रखना, एसिमिलेटरी पावर की हेल्प से ही CO2 का रिडक्शन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनता है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। पॉइंट याद रखना, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनते हैं और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। चलिए आगे, कुछ की पॉइंट्स हमने बताए हैं, फटाफट से की पॉइंट्स आप नोट कर लें और अच्छे से इनको समझ लें। जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1772 में बेलजार एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया कि एयर जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। जोसेफ प्रिस्टले ने 1772 में बेलजार एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर ज़रूरी होती है और जोसेफ प्रिस्टले को ही ऑक्सीजन का डिस्कवरर माना जाता है। ऑक्सीजन का डिस्कवरर कौन है? जोसेफ प्रिस्टले है। इसके बाद जॉन इंगेनहॉज ने बताया कि लाइट प्लांट, आगे चलते हैं। देखिए, जॉन इंगेनहॉज ने बताया था कि लाइट जो है वो प्लांट प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है, जो एयर को प्यूरिफाई करती है, और ये बताया था इन्होंने 1779 में। तो जॉन इंगेनहॉज ने बताया था कि लाइट प्लांट की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है, जो कि एयर को प्यूरिफाई करने का काम करती है, और ये 1779 में बताया गया था। इसके बाद है जैवी। तो जैवी सैच्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1862 में बताया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। पॉइंट याद रखना, जेवी सैच्स ने 1862 में बताया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसके बाद TW एंगलमैन ने 1880 में बताया कि लाइट जो होती है वो स्प्लिट होती है, वो बिखर जाती है 7 कलर में, जिन्हें वाइबग्योर कहते हैं। और वाइबग्योर आप सभी को पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये है वाइबग्योर की फुल फॉर्म। तो TW एंगलमैन ने 1880 में लाइट की स्प्लिटिंग को बताया था। नेक्स्ट है मेल्विन कैल्विन को 1961 में कैल्विन साइकिल की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि कैल्विन साइकिल के लिए मेल्विन कैल्विन को नोबेल प्राइज़ कब मिला।
तो 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद हिल एंड बंडल ने 1960 में फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम को बताया था। तो फोटोसिंथेसिस की जेड स्कीम का मतलब होता है कि जब ये लाइट रिएक्शन चलती है तो ये जेड बनाती है। तो लाइट रिएक्शन जब चलती है तो ऐसे जेड बनाती है। तो पॉइंट याद रखना, इस जेड को आप घुमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन जो है जेड की फॉर्म में होती है। तो जेड स्कीम को बताया था किसने? हिल एंड बंडल ने। एटीपी को डिस्कवर किया था कार्ल लोहमैन ने 1929 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके चल रहे हैं अभी। हैच और स्लैक ने 1966 में C4 प्लांट में C4 पाथवे को बताया था। तो ईयर याद रखें, साइंटिस्ट के नाम याद रखें, ठीक है। और C4 प्लांट में जो C4 पाथवे है वो हैच स्लैक ने 1966 में बताया था। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मैग्नीज और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है लाइट की प्रेजेंस में, तो उसमें कौन से दो एलिमेंट यूज़ होते हैं? तो एक मैग्नीज यूज़ होता है, एक क्लोरीन यूज़ होता है। पॉइंट याद रखना, फोटोसिंथेसिस में वाटर के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है, मैंगनीज और क्लोरीन यूज़ होते हैं। वाटर की जो ब्रेकडाउन करता है वो सनलाइट होती है। अब हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को 2 रिएक्शंस में डिवाइड किया है। वन इज़ लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ डार्क रिएक्शन। तो दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और दोनों में ही बहुत ही ईजी सा डिफरेंस है। जैसे कि लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर का फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में वाटर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके बाद इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में ATP NADPH2 फॉर्म होता है। यह प्रोसेस ग्रेना में होती है। ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। आइए डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं केमिकल्स की, और इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। यह नॉन फोटोकेमिकली होती है, मींस यहाँ पर लाइट की यूज़ नहीं होती है। इसमें CO2 का रिडक्शन होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये स्ट्रोमा में होती है। तो पॉइंट याद रखना कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनते हैं और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनता है। तो आप नोट कर लें और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। लाइट एंड डार्क रिएक्शन के मेन डिफरेंस थे ये। तो आइए अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपको 2 मेम्ब्रेन दिख रही होंगी, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो 2 मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसके बीच बीच में कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हर एक कॉइन को थाइलेकॉइड कहा जाता है। पॉइंट याद रखना, हर एक अलग अलग कॉइन को थाइलेकॉइड कहा जाता है और ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड या स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड। स्टैक्स माने कहते हैं ढेर, जो किसी चीज़ का ढेर लग जाता है उसको स्टैक्स कहते हैं, ठीक है, ढेरी। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स ऑफ थाइलेकॉइड है उसको ग्रेना कहते हैं। इसके बाद ग्रेना जो होते हैं वो स्ट्रोमा में होते हैं। स्ट्रोमा ये खाली स्पेस है, ये सारा खाली स्पेस स्ट्रोमा कहलाता है। जब आपके ग्रेना एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा लैमेला। तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को दोबारा चलाकर यहीं से क्लोरोप्लास्ट को एक बार और समझ लें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही तो होती है। इसके बाद लाइट रिएक्शन में 2 फोटोसिस्टम होते हैं, एक फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। तो लाइट रिएक्शंस जो होती है वो 2 फोटोसिस्टम में होती है। चलिए आगे। फोटोसिस्टम फर्स्ट
रिएक्शन सेंटर में। तो इन फोटो सिस्टम को रिएक्शन सेंटर्स भी कहा जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए होता है, पॉइंट याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो 700 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ वाली सन रेज को एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट ध्यान रखना कि PS1 फोटो सिस्टम 1 सनलाइट की वेवलेंथ जो है वो होगी 700 माइक्रोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। लाइट रिएक्शन में जो हमने लास्ट पहले बताया था, लाइट रिएक्शन में ATP का फॉस्फोराइलेशन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का जुड़ना। जैसे कि एक रिएक्शन के थ्रू आप समझ लें, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो ये बन जाता है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहीं बताया गया है कि ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। आगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर PS सेकंड से रिलेटेड होता है। पॉइंट याद रखना कि वाटर का फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम सेकंड में होता है। डार्क रिएक्शन, एक मिनट, डार्क रिएक्शन में लाइट की यूज़ नहीं होती है। पॉइंट याद रखना, डार्क रिएक्शन में लाइट की यूज़ नहीं होती है। यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इस रिएक्शन में एंजाइम भाग लेता है। पॉइंट याद रखना, डार्क में एंजाइम भाग लेता है, लाइट में एंजाइम भाग नहीं लेता। लाइट रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, डार्क रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यह रिएक्शन CO2 के रिडक्शन करके शुगर स्टार्च में बदल देती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है और बनता है शुगर स्टार्च। लाइट रिएक्शन में बन रहा था ATP और NADPH, आपको याद आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस में कार्बन रिडक्शन के पाथवे का पता लगाने के लिए क्लोरेला एल्गी का प्रयोग किया गया। पॉइंट ना याद रखना कि कार्बन का रिडक्शन फोटोसिंथेसिस में कैसे कैसे होता है, CO2 किस तरह से ब्रेक होकर ग्लूकोज में बदल जाती है, ये देखने के लिए क्लोरेला एल्गी का यूज़ किया गया। ओके, इसके बाद रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट हाई होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाल प्रकाश में, रेड लाइट में द फोटोसिंथेटिक रेट विल बी हाई एंड इन ब्लू लाइट द फोटोसिंथेटिक रेट विल बी लो। तो ब्लू लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट लो होता है और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट हाई होता है। इसके बाद हमने कुछ मेंशन किया है कि C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल भी आप याद करते चलें। शुगर कैन, मेज़, सोरघम, पैनग्रास, पैनिकम, एमारंथ। तो ये हैं आपके C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल जो पेपर के अकॉर्डिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ppm के अकॉर्डिंग 300 होती है। तो ये पॉइंट्स नॉर्मल हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। केल्विन साइकिल, यह डार्क रिएक्शन में होती है। तो याद रखना, केल्विन साइकिल जो चलती है वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है, ना कि लाइट रिएक्शन का। इस केल्विन साइकिल में कार्बन का रिडक्शन होता है। यह 3 चरणों में कंप्लीट होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। यानी कि पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन का फिक्सेशन होगा, कार्बन का स्थायीकरण होगा। दूसरे में रिडक्शन होगा, तीसरे में रीजनरेशन यानी कि पुनरुत्पादन, दोबारा से उत्पादित हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलेशन में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, तो ये रिसीवर होता है। याद रखना, CO2 को रिसीव करने वाला, CO2 को रिसीव करने वाला, CO2 प्लांट के अंदर आती है तो प्लांट में कौन उसको रिसीव करेगा? जैसे कि हम कहीं मैरिज में जाते हैं, वहाँ पर रिसीवर होते हैं जो रिसीव करते हैं कि आइए। तो इसी तरह CO2 जब प्लांट्स के अंदर जाती है तो वहाँ पर रिसीवर होता है RUBP। ओके, तो RUBP जो है वो CO2 को रिसीव करता है और उसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। पॉइंट याद रखना, CO2 रिसीव करेगा RUBP और उसके बाद CO2 को रिड्यूस करेगा
और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा। रिडक्शन स्टेप में जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो रिड्यूस होकर 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड रिडक्शन में बनता है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल से वापस राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और इस साइकिल में 18 ATP आपने जो नोट किया था और 12 NADPH का यूज़ हो जाता है। तो केल्विन साइकिल के इस स्टेप में जो आपने क्वांटिटी पढ़ी थी 18 ATP और 12 NADPH हैज़ बीन यूज्ड। हैच-स्लैक पाथवे यानी C4 पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। 1966 में हैच-स्लैक ने CO2 फिक्सेशन का नया पाथ बताया था। पहले लोग बिलीव करते थे कि सिर्फ C3 केल्विन साइकिल के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, लेकिन हैच-स्लैक ने 1966 में CO2 फिक्सेशन का एक नया पाथ बताया। यह साइकिल मेनली मोनोकोट प्लांट में, एक्सेप्शनली डिप्लॉयड प्लांट में देखी जाती है। तो याद रखना, ज़्यादातर जो साइकिल है हैच-स्लैक पाथवे वो मोनोकोट प्लांट में होती है। इसके बाद C3 प्लांट के एग्जांपल्स जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस। तो सीरियल्स जो होते हैं, मोटे अनाज, सीरियल्स मोस्टली आर मोनोकोट। ओके। जिन प्लांट में केवल केल्विन साइकिल पाई जाती है उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। और C3 प्लांट का फर्स्ट प्रोडक्ट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। तो उसके बाद यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आई और वो फिक्स हुई, उसने क्या बनाया, तो उसे कहा जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो याद रखना, C3 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन करके फर्स्ट प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। एक मिनट। ओके। हैच एंड स्लैक वाले प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। C3 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट PGA होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 प्लांट में यानी कि हैच स्लैक तो C4 में चलता है, तो हैच स्लैक में C4 में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। इसके बाद ये प्लांट C4 बेस्ट फोटोसिंथेसाइज़र होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि कौन अच्छा फोटोसिंथेसाइज़र होता है, किस में अच्छी फोटोसिंथेसिस चलती है, तो C4 प्लांट में बेस्ट फोटोसिंथेसिस चलती है। हैच स्लैक पाथवे में CO2 को पैप फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट रिसीव करता है और OAA बनाता है। C3 प्लांट में CO2 को RUBP रिसीव करता है। पॉइंट याद रखना, C3 प्लांट में CO2 को RUBP यूज़ करता है, रिसीव करता है। हैच स्लैक पाथवे में CO2 को फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यानी पैप रिसीव करता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। C3 प्लांट में PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है C4 प्लांट में। तो पॉइंट कंफ्यूज नहीं होना, C4 में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C3 में 3 PGA। चलिए अब आ गए हमारे फैक्टर्स। तो यहाँ से मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के जो मोस्ट डीपली टॉपिक्स भी थे वो भी आपको एक कॉमन लैंग्वेज में सिखाए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और इसी के साथ अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो के बैक में जाकर एक बार दोबारा से देख सकते हैं, और किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लाइट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में 3600 टू 7600 एंगस्ट्रॉम या 350 टू 750 माइक्रोमीटर वेवलेंथ वाली रेज में होती है। तो पॉइंट याद रखना कि अगर एंगस्ट्रॉम की बात आए तो 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम यानी 3600 से 7600 एंगस्ट्रॉम, और 350 टू 750 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की जो सन रेज आती हैं उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। यूवी लाइट और ग्रीन लाइट में ये रिएक्शन नहीं होती है। पॉइंट टू बी नोट, हाँ, ग्रीन लाइट में नहीं होगी, यूवी लाइट में
नहीं होगी। फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेटिक रेट। कॉमन सी बात है, लाइट अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में मैंने बताया है। सीजियोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी में भी रहते हैं। हेलियोफाइट्स वो प्लांट्स जो हाई लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं। कॉमन सी बात है, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी वाले प्लांट्स हेलियोफाइट्स होंगे, ठीक है। हेलीफाइट्स मैंने लिखा है, आप इसको हेलियोफाइट्स कर सकते हैं, HELIO, हेलियोफाइट्स। और सीजियोफाइट्स होते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 35 होता है। CO2 बढ़ती है तो फोटोसिंथेटिक रेट भी बढ़ता है, क्योंकि CO2 ही तो इसमें यूज़ होती है। H2O एब्जॉर्ब वाटर का 1% ही यूज़ होता है, यानी कि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, उसका सिर्फ 1% ही प्लांट के फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगा। इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की? तो टोटल फोटोसिंथेसिस का 90% वाटरी प्लांट्स करते हैं, यानी कि हमारी अर्थ पर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, उसका 90% वाटरी प्लांट्स करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल आए तो एल्गी करते हैं। 85% सी और 5% रिवर। 90 का भी डिवाइडेशन हो गया है। 85% सी के प्लांट्स करते हैं, 5% रिवर के प्लांट्स करते हैं। CO2 रिडक्शन से फूड बनता है, बिल्कुल सही है। ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है। तो आज हमने अपना ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ओके, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आने वाले आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए और बेस्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो इसी तरह से अपनी सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहें, बायोलॉजी क्लासेस को। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।